नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। केजरीवाल को खत्म कर दो, बीजेपी सरकार का एक ही है लक्ष्य। अब सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं दिल्ली सीएम का केंद्र सरकार पर हमला। छात्रों में भारत को नंबर 1 देश बनाने की भावना जगाएं, केजरीवाल ने शिक्षकों से कहा। पीएफआई पर बैन के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, दंगों की आशंका, कई इलाकों में किया गया जवानों द्वारा फ्लैग मार्च। गहलोत के बाद अब दिल्ली पहुंचे दिग्विजय सिंह, पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज करेंगे नामांकन दाखिल। प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया जाए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार, वे सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी, कांग्रेस का कहना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नेता और कारोबारी विजय नायर की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि केंद्र अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली में आबकारी नीति के कथित घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि आज सरकार का काम होना चाहिए कि किसी भी तरह आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी से राहत दिलाए, लेकिन केंद्र को इसकी कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ गंदी राजनीति करनी है। आजकल 24 घंटे इनका बस एक ही काम है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दो, केजरीवाल को खत्म कर दो। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी ने पहले दिल्ली जीता, फिर पंजाब जीत लिया और अब गुजरात जीत जाएंगे, उसके बाद पूरा देश जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? पर आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का वह काम करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नेता और कारोबारी विजय नायर की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली में आबकारी नीति के कथित घोटाला मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता और कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि आज सरकार का काम होना चाहिए कि किसी भी तरह आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलाया जाए, लेकिन केंद्र को इसकी परवाह नहीं है, इनको सिर्फ गंदी राजनीति करनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से छात्रों में भारत को दुनिया का नंबर 1 एक देश बनाने की भावना जगाने का आग्रह किया है। केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू होने के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर पिछले साल 28 सितंबर को ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। उन्होंने कहा, नेता देश को नंबर 1 नहीं बनाएंगे, देश के 130 करोड़ लोग देश को नंबर 1 बनाएंगे। मैं शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि वे बच्चों में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की भावना जगाएं, ताकि जब छात्र स्कूलों से बाहर आए तो वे इस दिशा में काम करें। उन्होंने ये भी कहा, यदि देश में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाता है तो उससे समाज से जातिगत भेदभाव खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के तहत एक छात्रा ने कहा कि उसने सीखा है कि किसी को भी जाति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ये सीख हमेशा उसके पास रहेगी। यदि देश में ये पाठ्यक्रम लागू किया जाता है तो ये जातिगत भेदभाव को समाप्त करेगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए 3 पाठ्यक्रम देशभक्ति, उद्यमिता और खुशी शुरू किए हैं। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली में दंगों की आशंका है। दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस के 250 जवानों ने मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई। इसके अलावा वाटर कैनन, मल्टी बैरल लॉन्चर समेत कई एक्सरसाइज की गई। एक्सरसाइज के दौरान दंगा जैसे हालात से निपटने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में भी इसका अभ्यास किया गया। ये एक्सरसाइज ज्योति नगर, जाफराबाद और सीलमपुर के संवेदनशील इलाकों में की गई।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह रात को केरल से दिल्ली पहुंचे, जहां वे पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। दिग्विजय सिंह आज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और नामांकन पत्र लेंगे। हालांकि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन वो 30 सितंबर को अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी अध्यक्ष फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव के सी वेणुगोपाल भी केरल से दिल्ली आने वाली उसी उड़ान में थे जिसमें सिंह सवार हुए। सिंह और वेणुगोपाल पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे थे। ये यात्रा इस समय केरल में है। सूत्रों ने बताया कि सिंह रात में अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और संभवतः अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान का हल करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बुधवार देर रात दिल्ली पहुंच गए थे। ऐसे में आज उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। अशोक गहलोत ने दिल्ली पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि वे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। साथ ही गहलोत ने कहा कि हमारे दिन में जो नंबर 1 होता है वे उसकी अगुवाई में काम करते हैं। हम सोनिया गांधी के नेतृत्व में आगे भी एकजुट होंगे। कांग्रेस में अनुशासन हमेशा रहा है। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अब्दुल खालिक ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग उठाई है और कहा कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी होंगे। असम की बारपेटा लोकसभा सीट से सांसद खालिक ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी को सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानता हूं। भारतीय परंपरा के अनुसार वाड्रा परिवार के सदस्य होने के चलते अब वे गांधी परिवार की सदस्य नहीं रही। बाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मेरी ये भावना है कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये कार्यकर्ता तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं की भावना है कि अगर राहुल जी अध्यक्ष नहीं बन रहे तो प्रियंका जी बने। पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के हवाले से कहा कि वे और गांधी परिवार कोई सदस्य अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान के घटनाक्रम के बाद गहलोत के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है। हालांकि पार्टी सांसद शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से आरंभ हुई, जो 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने 300 पुराने मामलों पर 11 अक्टूबर से सुनवाई करने का फैसला किया है, जिनमें से एक मामले को 1979 में दायर किया गया था और न्यायालय मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने अब परिपत्र में कहा 300 सबसे पुराने मामले जिनकी सूची संग्रहालय है। मंगलवार को 11 अक्टूबर 2022 से गैर विविध दिनों में अदालतों के समक्ष सूचीबद्ध होने की संभावना है। इन 300 मामलों में से 1979 में भारत संघ द्वारा नव भारत फेरॉय एलॉयज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर एक दीवानी अपील सबसे पुरानी है, जब से न्यायमूर्ति यूयू ललित ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्षों से लंबित पड़े पुराने मामलों के निपटने का ध्यान उन पर केंद्रित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 न्यायाधीशों की एक और संविधान पीठ का गठन किया गया, जो 5 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगी, जिनमें नोटबंदी के फैसलों को चुनौती संबंधित याचिकाएं भी शामिल हैं। अभी 5
सदस्यीय 3 संविधान पीठ वर्षों से लंबित विभिन्न मामलों की सुनवाई कर रही है, जिनकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश ललित न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल कर रहे हैं। चौथी संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर कर रहे हैं और इसमें न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति S बोपन्ना, न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना शामिल होंगे, जिन्होंने 5 मामलों की सुनवाई शुरू कर दी है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर 2022 तक 70,310 लंबित मामले थे। इनमें से 51,839 विविध मामले और नियमित सुनवाई से संबंधित 18,471 मामले शामिल थे। देश में एक बार फिर से कोरोना मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 4,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। इसमें से पहले बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के 3,615 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 22 लोगों की मौत हुई। वहीं कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 657 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक 4,474 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब रहे। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 40,750 रह गई। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 229 की कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,45,43,550 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर कुल 4,40,13,999 पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक कुल 5,28,611 लोग कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 218,17,54,748 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,63,248 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज भी लगाई जा चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करने से पहले बुधवार को एक शायरी के जरिए परोक्ष रूप से ये दावा किया कि उनकी उम्मीदवारी के समर्थन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये पंक्तियां मशहूर शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की है। थरूर 30 सितंबर को पूर्व 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से आरंभ हुई, जो 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। ऐसे एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के भीतर 2 बसों में धमाके हुए। बुधवार रात एक पेट्रोल पंप पर खड़ी एक खाली बस में पहला विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं गुरुवार सुबह 6 बजे करीब उधमपुर बस स्टैंड में खड़ी एक बस में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। उधमपुर में 8 घंटे में ये दूसरा विस्फोट हुआ। जम्मू कश्मीर के ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि उधमपुर के डोमेल चौक पर पेट्रोल पंप के पास बीती रात करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में धमाका हुआ था। ठीक वैसा ही दूसरा धमाका गुरुवार यानी आज सुबह 6 बजे पुराना बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में हुआ, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि विस्फोट के पास खड़े अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट की पहली घटना में घायलों को उधमपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। DIG सुलेमान चौधरी ने बताया कि विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, हम मामले की जांच कर रहे हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। ये विस्फोट किस वजह से हुआ अभी इसका पता नहीं चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस जांच में जुट गई है। दोनों दुर्घटना स्थलों के बीच 4 किलोमीटर की दूरी है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री वैष्णव के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सेवाओं को बसों, ऑटो और मेट्रो रेल की सेवाओं के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन मुडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित होगा। उन्होंने कहा कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन आसपास के भवनों का पुनर्विकास किया
जोड़ा जाएगा। वैष्णव ने बताया कि रेल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावनात्मक जुड़ाव है, इसीलिए सरकार सुरक्षा, यात्री सुविधाओं तक रेलवे के हर आयाम पर ध्यान दे रही है। रेल मंत्री ने बताया कि पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के साथ यातायात के सहज संचालन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसमें परिवहन के अन्य साधनों जैसे ऑटो, बस आदि के साथ एकीकरण का प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि शहर के भीतर स्थित सभी रेलवे स्टेशनों पर सिटी सेंटर जैसी जगह होंगी। उन्होंने कहा कि इन रेलवे स्टेशनों को आरामदेह बनाने के लिए पर्याप्त रोशनी, रास्ता बनाने वाले संकेतक, लिफ्ट या एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इनमें से 47 स्टेशनों के काम के लिए निविदा जारी की गई है और 32 पर काम चालू भी हो चुका है। इन स्टेशनों के विकास से रोजगार के 35,744 नए अवसर सृजित होंगे। इससे दैनिक यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेंगे और निवेश व अतिरिक्त कारोबारी अवसर के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। रेल मंत्री ने कहा कि एक ही स्थान पर सभी यात्री सुविधाओं के साथ खुदरा कैफेटेरिया, मनोरंजन सुविधाओं के लिए एक विशाल रूफ प्लाजा बनाया जाएगा। ये 36, 72 और 108 मीटर का होगा। इसमें फूड कोर्ट, छोटे बच्चों के खेलने के लिए छोटी सी जगह, स्थानीय उत्पादकों की बिक्री के लिए एक स्थान होगा। उन्होंने कहा कि इसमें साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा और दिव्यांगों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने अब विधायक को जमानत दी। जमानत मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उनकी टीम ने कहा कि सच की जीत हुई। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने अब विधायक अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपए की जमानती मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर दे दी है। अब विधायक को 16 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 4 दिन और 5 दिन की एसीबी कस्टडी में लिया गया। 26 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 27 सितंबर को अमानतुल्लाह की जमानत पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी, जिसके बाद 28 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। गौरतलब है कि दिल्ली की अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा था कि फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा। मंगलवार को अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 सरकारी सेवक या बैंक या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग के लिए सभी सामग्री गायब है और अभियोजन ने अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को निशाना बनाया। मेहरा ने यह भी कहा था कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया और ये आरोप प्रक्रियागत खामी है। उन्होंने कहा कि कानून का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और न ही प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत है। कानून के कथित दुरुपयोग के संबंध में वकील ने कहा कि एक पैसे का हिसाब रखा गया है। दिल्ली एनसीआर से मानसून के विदा होने का समय नजदीक है। इस बार मानसून के लौटने में देरी हो रही है। दिल्ली एनसीआर से आमतौर पर 25 सितंबर तक मानसून की विदाई हो जाती है। हालांकि इस बार 2 अक्टूबर तक मानसून के लौटने की संभावना है। मानसून की वापसी का सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि अब शायद दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बारिश नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दिल्ली एनसीआर से 2 अक्टूबर को मानसून की विदाई भी हो जाती है तो उसके बाद भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से अगले सप्ताह फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 7 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव के वाला क्षेत्र बन रहा है जो कि मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में 5-6 अक्टूबर को अच्छी बारिश की संभावना है। इसके बाद तापमान भी कम होने लगेगा।
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 3 अक्टूबर तक आसमान में हल्के बादल दिखाई देंगे, साथ ही तेज धूप निकलने से गर्मी भी बढ़ेगी। इस दौरान अगले कुछ दिनों में पारा बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में इस बार 30 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। इसके बाद जुलाई में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो कि औसत से 36% ज्यादा थी। वहीं अगस्त से मानसून के कमजोर पड़ने के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आई थी। अगस्त महीने में औसत से 82% कम बारिश दर्ज की गई थी। इसके बाद सितंबर के शुरुआती 2 हफ्ते भी सूखे रहे थे, लेकिन इसके बाद मौसम का मिजाज बदला था और कई दिनों तक बारिश हुई। सितंबर महीने में औसत बारिश से 36% अधिक बारिश हुई। आपको बता दें कि इस बार मानसून के सीजन में दिल्ली में 516.9 मिमी बारिश हुई है, जबकि औसतन 638.2 मिमी होनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले महीने राजधानी में हुई एक होटल कारोबारी और रिलायटर की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हरियाणा के झज्जर निवासी प्रदीप मोर बुराड़ी के कारोबारी अमित गुप्ता की हत्या में भी शामिल था। आरोपी प्रदीप मोर को पुलिस ने बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 9 mm की पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और एक खाली राउंडर बरामद किया है। इस गिरफ्तारी को लेकर डीसीपी देवेश कुमार मल्हा ने कहा कि आरोपी मोर को एक गुप्त सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया। वे और एक सहयोगी किसी की कथित हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए अलीपुर आ रहे थे। इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और एक जाल बिछाया गया। जब आरोपी मोर को उसके साथी के साथ देखा गया तो पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने हवा में फायरिंग की। हालांकि हमारी टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया, लेकिन उसका साथी भाग गया। डीसीपी महिला ने बताया कि मोर 2017 में जेल में मिलने के बाद दिनेश कराला से जुड़ा था। अब आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में 2 हमलावरों ने कारोबारी अमित गुप्ता को अगस्त में कथित तौर पर गोली मार दी थी। इस वारदात में शामिल एक आरोपी अमित यादव उर्फ राहुल को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि अमित गुप्ता की हत्या रंगदारी की वजह से हुई थी। बारिश के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रात तक इसके खतरे के निशान से ऊपर चले जाने की संभावना। इसको देखते हुए लोहे की पुल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। पुल पर रेल और रोड दोनों तरह के ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक लोहे के पुल से ट्रेनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसके चलते कुल 63 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लोहे के पुल से दिल्ली आने जाने वाली 19 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है, जबकि 29 ट्रेनों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया गया। इसमें से ज्यादातर ट्रेनों को नई दिल्ली के रास्ते आनंद विहार होते हुए निकाला गया। वहीं 8 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही रोकना पड़ा। 7 ट्रेनों को उनके वास्तविक स्थान के बजाय किसी अन्य स्थान से चलाया गया। लोकल ट्रेनों की आवाजाही सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, जिसमें मेमू, डेमू और ईएमयू जैसी ट्रेनों से नजदीकी इलाकों गाजियाबाद, मेरठ, साहिबाबाद, शामली, सहारनपुर, सोनीपत, पानीपत, पलवल और अलीगढ़ जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया उनमें दिल्ली सहारनपुर मेमू, दिल्ली सहारनपुर जनता एक्सप्रेस, दिल्ली गाजियाबाद स्पेशल, दिल्ली अलीगढ़ एक्सप्रेस और दिल्ली शामली एक्सप्रेस शामिल हैं। जबकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि नदी के जलस्तर में कमी नहीं आई तो बुधवार और आगे भी अधिक ट्रेनों के प्रभावित होने की संभावना रहेगी। पुल के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके चलते यमुना पार से शास्त्री पार्क, गांधीनगर, कैलाश नगर और आसपास के अन्य इलाकों से सेंट्रल दिल्ली के यमुना बाजार की तरफ आने जाने वाले लोगों की भारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पैदल साइकिल सवार और रिक्शा चालकों को भी काफी परेशानी हुई। कुछ लोग बैरिकेड हटाकर पुल पार करते नजर आए, जिसके बाद पुल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस में फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कुछ दिनों पहले संस्थान के प्रशासन द्वारा बिना कोई कारण बताए सभी कोर्स की फीस बढ़ा दी गई, जो छात्रों के लिए काफी परेशानियां खड़ी कर रही है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 150 से अधिक छात्र इस प्रदर्शन में मौजूद रहे।
रहे छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्रधानाचार्य ने छात्रों को आश्वासन दिया कि स्टाफ काउंसलिंग की बैठक की जाएगी और बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जाएगा। इस दौरान IGI के छात्र सोनू चौधरी ने बताया कि प्रशासन द्वारा बिना किसी वास्तविक जानकारी के अचानक से फीस में बढ़ोतरी कर दी। पहले जहां फीस 7,240 रुपए थी, वहीं अब BSc सेकेंड और थर्ड ईयर की फीस 13,365 रुपए कर दी गई है। इसके बाद छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों का साथ देते हुए बढ़ी हुई फीस को कम करने की मांग की। इसके बाद प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए बढ़ी हुई फीस को वापस लेने का आश्वासन दिया। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल पूरे होने पर पुराने स्टूडेंट्स को अधूरी डिग्री पूरा करने का एक और मौका दिया था। वहीं DO शताब्दी के वर्ष के दौरान की गई इस घोषणा के तहत शताब्दी मौका परीक्षा का आयोजन उन कैंडिडेट्स के लिए किया जाना है जो बीते सालों में अपनी डिग्री को पूरा नहीं कर पाए और उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।